बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले का इशारा दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ताज़ा तरीन स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान से न बात होगी और न ही ईरान को अरबों डॉलर मिलेंगे। मैं कोई ऐसा अहमक नहीं हूँ जैसा अहमक ओबामा था जिसने ईरान के साथ मुआहिदा भी किया और ईरान को अरबों डॉलर भी दिए और जिसकी वजह से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज तर करने का उसको जुर्रत मिली। यह अमरीकी सदर ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान है जो उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी के कई सेनेटर्स और कई कांग्रेस के अरकान पर तनकीद करते हुए कहा है। अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान के मुकम्मल जौहरी प्रोग्राम को तबाह न करने का ताना दिया जा रहा है। अमरीका क्या इसराइल के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी हर शख्स ये बात जानता है कि अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने का दावा मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। अगरचे अमेरिका ने बमबारी ज़रूर की थी लेकिन इससे ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ है। फिर नाज़रीन किराम, इसराइल के अंदर ईरान पर हमले के लिए दोबारा तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं और इस मर्तबा ईरान का जौहरी प्रोग्राम न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा जो बैलिस्टिक प्रोग्राम है उसको टारगेट करना है। यानी ईरान के पास जो मिसाइल मारने की कुव्वत और सलाहियत है उसे कैसे ख़त्म किया जाए, इस हवाले से इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर तैयारियां कर रहा है। मैं आपके सामने इसी हवाले से खबर रखूंगा। द गार्डियन दुनिया का बड़ा मशहूर मीडिया नेटवर्क है, बरतानिया का है, उसके एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने एक मजमून लिखा है जिनका नाम है सीमन टिस्डल। ये अमेरिका के वाइट हाउस के रिपोर्टर भी रह चुके हैं और कई दुनिया के बरतानिया और के बड़े बड़े अखबारात और मीडिया के साथ मुंसलिक रहे हैं। इनके कॉलम का जो मुख्तसर खुलासा है वो कुछ यूँ है कि जंग ख़त्म हो गई है लेकिन सिर्फ सादा लोग ही ये समझते हैं कि नेतन्याहू इसराइल का वज़ीर आज़म और जंगों का सबसे बड़ा शौकीन अब ख़त्म हो चुका है। चाहे ट्रंप का ये दावा दुरुस्त हो कि ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह हो चुकी हैं, ज़्यादा सही ये होगा कि वो शदीद नुकसान से दोचार हुई, फिर भी ईरान की जौहरी महारत और उसका खुफिया यूरेनियम ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे ही कोई मौका खा हकीकी हो या फ़र्ज़ी ईरान के प्रोग्राम की बहाली का ज़ाहिर होगा, नेतन्याहू और उसके इत्तेहादी दोबारा हमला करेंगे। ट्रंप ने पिछले हफ्ते उनके हमले को रोक दिया लेकिन वो ऐसा शख्स है जो नाश्ता करने से पहले 3 बार अपना फैसला बदल सकता है। ये बरतानवी सहाफ़ी साइमन टिस्डल का बयान है जो मैंने आपके सामने रखा, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका और इसराइल दोनों ईरान पर दोबारा हमला करेंगे। भारत नाज़रीन किराम, ईरान के अंदर इस हवाले से तैयारियां चल रही हैं और ईरान में जासूसों का क्रैकडाउन चल रहा है। बड़ी तादाद में जो गैर कानूनी रेफ्यूजी थे वो ईरान के अंदर पकड़े गए हैं और मोसाद से वाबस्ता अनासर को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, ईरान के हमलों में इसराइल का कितना नुकसान हुआ है, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनसे अंदाज़ा होता है कि ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के अंदर बड़ी तबाही मचाई थी। मसलन इसराइली फ़ौजी रेडियो स्टेशन पर एक खबर नशर होती है जिसमें कहा गया कि ईरान के मिसाइल हमलों से तल अबीब में जो इसराइल की सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, एक बड़ा इदारा था जहां से रिसर्च होकर इसराइली फ़ौज के लिए हथियार बनते थे और इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले साइंसदानों के ज़रिए से चलाया जा रहा था। तो ये जो वाइसमैन इंस्टीट्यूट थी, इसका जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 54 करोड़ डॉलर से ज़ायद का सिर्फ बिल्डिंग का नुकसान है, यानी 2 अरब शेकल इसराइली करेंसी। तो ये कोई मामूली नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। और इसके अलावा जो रिसर्च का नुकसान हुआ है जिस पर कई दहाइयाँ लगी थी वो अलग है। यानी अगर इसराइल ने ईरान के साइंसदान मारे हैं और उनके साइंसी जौहरी तनसीबात को इसराइल ने हिट किया है, तो ईरान की तरफ से इसराइल की जो वाइसमैन इंस्टीट्यूट तबाह हुई है, ये इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक और ख़बर जो जारी हुई है इसराइली मीडिया मारिफ की, ये रिपोर्ट ज़रा देख लें जिसमें लिखा गया है कि तकरीबन 12 दिनों की जंग में इसराइल को जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। 43,000 इसराइली हैं जिन्होंने दरख्वास्तें हुकूमत को दी हैं कि हमारा मुआवजा अदा किया जाए, जंग की वजह से हमारे घर तबाह हुए हैं या हमारा नुकसान हुआ है। जितना नुकसान हमास के साथ 6 माह की जंग में इसराइल को उठाना पड़ा, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान 12 दिन की ईरान के साथ जंग में इसराइल को हुआ है। ये इसराइली अखबार मारिफ की रिपोर्ट में बताया गया है। और जो बस्तियां, महल्ले, बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं उनकी तामीर में 5 से 8 साल तक लग सकते हैं, ये इसराइली अखबार मारिफ ने लिखा है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, एक वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह कहा गया था
कि मजमूई तौर पर सारे नुकसानात को मिलाया जाए तो 20 अरब डॉलर तक, 12 से 20 अरब डॉलर तक इसराइल को 12 दिन की जंग में नुकसान हुआ है। अब अगर ईरान के साथ इसराइल दोबारा जंग शुरू करेगा तो यौमिया 500 मिलियन डॉलर से 700 मिलियन डॉलर या 1 अरब डॉलर तक का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या इसराइल की इकॉनमी इसके लिए तैयार है? ये इसराइल के अंदर से और आलमी ज़राए अबलाग पर ये चीज़ें नशर हो रही हैं। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। खबर यह है कि ईरान के मुक़द्दस मकामात का डेटा और अहम राज इसराइल ने चुरा लिया है। ये एक और रिपोर्ट है जो इसराइली अखबार मारिफ ने नशर की है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के अहम और हसास जो मकामात हैं उनका डेटा भी चुराया गया है और साथ साथ ईरान की जो मुक़द्दस मकामात हैं यानी मज़ारात वगैरह हैं उनका डेटा भी चुराया गया है, ताकि वहाँ पर अगर कोई अहम शख्सियात छुपें तो उनको टारगेट किया जा सके। साथ साथ नाज़रीन किराम एक और आर्टिकल छपा है इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल में, जिसमें इसराइली जो सहाफ़ी है उसने ये कहा है कि ईरान कभी भी इसराइल से दुश्मनी ख़त्म नहीं करेगा। टाइम्स ऑफ इसराइल के इस तफसीली आर्टिकल में लिखा गया कि ईरान के अंदर इसराइल को तबाह और बर्बाद करने के पोस्टर्स लगाए गए हैं और ये जंग आर्जी तौर पर रुकी है, ये जंग बहरहाल दोबारा होगी। ये द टाइम्स ऑफ इसराइल के एक आर्टिकल के अंदर ये बातें कही गई हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम आज की बड़ी खबर है कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अरब मुल्कों के साथ एक नए दौर के आगाज़ का ऐलान किया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि हम खलीजी ममालिक के साथ, अरब मुल्कों के साथ, पड़ोसी मुल्कों के साथ एक नए दौर का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम अमन, सलामती और बाहमी एक दूसरे के एहतराम के ताल्लुकात को प्रमोट करेंगे। याद रहे ईरान का जो कतर में वाक़ फ़ौजी अड्डे पर हमला हुआ था, जो अमरीकी फ़ौजी अड्डा था, उसके बाद अरब मुल्कों ने शदीद मजम्मत की थी, लेकिन ईरान ने कतर से माजरत की और कहा कि हमारा हदफ है आपको नुकसान टारगेट करना नहीं था, हमारा हदफ अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाना था। इस हवाले से ईरानी हुकाम आज भी ये कहते हैं कि हमने 20 से ज़ायद मिसाइल उस फ़ौजी अड्डे पर मारे थे, जिनमें से कम 6 मिसाइल उस फ़ौजी अड्डे को लगे और उस फ़ौजी अड्डे को शदीद नुकसान पहुँचा। लेकिन अमरीका ये कहता है कि हमने वहाँ से पहले ही अपने फ़ौजी निकाल लिए थे और इन मिसाइलों को हमने फ़िज़ा में तबाह कर दिया था। एक और बड़ी खबर है कि ईरान के जो आर्मी चीफ हैं, जो ईरान की तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं, उन्होंने सऊदी अरब के वज़ीर दिफा जिनका नाम खालिद बिन सलमान है उनसे फ़ोन पर रब्ता किया है और सऊदी अरब की 12 दिन की इसराइल की जंग में हिमायत जो ईरान के साथ हुई उस पर शुक्रिया अदा किया है। याद रहे अमरीका के फ़ौजी अड्डे सऊदी अरब के अंदर भी हैं, लेकिन इन फ़ौजी अड्डों पर ईरान ने हमला नहीं किया और अमरीकी फ़ौजी अड्डों से कोई जहाज़ उड़कर वो ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। इस पर भी ईरान ने सऊदी अरब को कहा कि यह आपका बड़ापन है कि हमारे खिलाफ आप इस्तेमाल नहीं हुए हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम ये एक हकीकत है कि सऊदी अरब और ईरान के नज़रियात एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा वसी हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन की जंग के बाद जो जंगबंदी हुई है, इसमें सऊदी अरब का बड़ा किरदार था और इसी किरदार की वजह से ये जंग आगे नहीं बढ़ी है। अब देखना यह है कि क्या इसराइल या अमरीका ईरान पर दोबारा हमले की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसको सऊदी अरब कैसे रुकवाएगा, और फिर अगर दोबारा हमला होता है तो सऊदी अरब क्या बाकी अरब मुल्कों में जहाँ जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं वो टारगेट होंगे और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से सऊदी अरब और बाकी अरब मुल्कों का तेल, गैस सब कुछ बिकना बंद हो जाएगा और एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा खित्ते के अंदर। इसी वजह से अमरीकी हुकाम को ईरान की तरफ से जो थर्ड कंट्रीज़ हैं जैसे सल्तनत ओमान है, जैसे कि सऊदी अरब और कतर हैं, इनके ज़रिए से पैगाम भेजे गए हैं कि दोबारा जंग शुरू की तो फिर इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। एक और बड़ी खबर है ईरान से कि ईरान की पार्लियामेंट ने जो स्टार लिंक है उसके इस्तेमाल पर ईरान भर में पाबंदी आयद कर दी है। जो सैटेलाइट इंटरनेट है इलोन मस्क का, वो चूंकि ईरान के अंदर जासूसों का एक बड़ा हथियार था जिसको बंद करने का ऐलान किया गया है और उसके अलावा मुख्तलिफ तरह के जो जासूस हैं वो ईरान में पकड़े गए हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं इसराइल और गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। सबसे पहले इसराइली फ़ौज पर इसराइली मुतशद्दद शहरियों ने हमला कर दिया है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका है जहाँ पर मुतशद्दद किस्म के सहयूनी आबादकार हैं जो फ़लस्तीनियों को भी मारते हैं, फ़लस्तीनियों पर भी हमले करते रहते हैं और वो अपनी बालादस्ती के लिए मुख्तलिफ तरह के हथकंडे आजमाते हैं। ये जो मुतशद्दद किस्म के इसराइली सहयूनी थे, इन्होंने अपनी ही फ़ौज पर हमला कर दिए हैं और इसराइली फ़ौज की चेक पोस्ट को और पुलिस की चेक पोस्ट को जलाया है। रिपोर्ट्स इसराइली मीडिया पर आई हैं कि जो मुतशद्दद सहयूनी थे इन्होंने इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए और बहुत ज़्यादा नुकसान किए हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर का है, जो इसराइली सहयूनी आबादकारों यानी सेटलर्स की तरफ से इसराइली फ़ौज का किया गया है, जिस पर शदीद अल्फाज में इसराइल भर में मजम्मत हुई है। और फिर नाज़रीन किराम इससे ये बात भी वाज़ेह हो रही है कि ये जो मुतशद्दद सहयूनी आबादकार हैं ये इसराइली फ़ौज की सरपरस्ती में आबाद किए गए फ़लस्तीनी इलाकों में।
अब ये फ़लस्तीनी को भी मारते हैं, उनसे भी झगड़ा करते हैं और अपनी ही फ़ौज और पुलिस से भी झगड़ा कर रहे हैं। बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू की हुकूमत में जो मुतशद्दिद कौमी सलामती का वज़ीर है इतमार बिन गफ़ीर, उसने जो इनको असलहा दिया था उसके बाद ये इतने जरी हुए हैं कि अपनी फ़ौज पर हमला करने लगे हैं। एक और बड़ी खबर है, इसराइल का साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा अपोजिशन लीडर है यार लपेद, उसने अमेरिकी सदर ट्रंप को कहा है कि आप हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। नेतन्याहू को करप्शन के ट्रायल और केसेस में आप माफ़ी नहीं दिलवा सकते हैं। इसराइल एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, आप किस तरह से कहते हैं कि नेतन्याहू को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, सच्ची बात यह है कि इसराइल अपने आप को आज़ाद मुल्क बेशक कहता रहे, इसराइल आज भी अमेरिका की लोडी है और आज भी अमेरिका जो इसराइल से कहता है वो करवाता है और अमेरिका के अंदर भी इसराइल का बहुत बड़ा असर व नफूज़ है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। खबर यह है नाज़रीन इकराम कि गज़ा की जंग की वजह से इसराइल को आलमी सतह पर तन्हाई का सामना है। बरतानिया के अंदर से जो असलहा इसराइल को दिया जाता है और जो F-35 अमरीकी जहाज़ों के बाज़ पुर्जे इसराइल को डिलीवर किए जाते हैं, इसको रोकने के लिए एक वहाँ पर दरख्वास्त अदालत को दी गई। उस हवाले से जजेस फैसला करने वाले हैं कि बरतानिया से इसराइल को असलहा क्यों दिया जा रहा है। फिर इसी तरह से नाज़रीन किराम एक और ख़बर आई है नॉर्वे से कि नॉर्वे के अंदर एक पेंशन फ़ंड का इदारा था जिसने उन कंपनियों की हिमायत या उनको कर्ज देने से इनकार कर दिया जो इसराइल के साथ ताल्लुकात रखते हैं। फिर एक और ख़बर यह आई है कि हॉलैंड जो यूरोप का एक बड़ा शहर है, वहाँ पर गज़ा के लिए एक अनोखा एहतजाज हुआ है और हर वीकेंड पर यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में गज़ा के लिए एहतजाजी मुजाहरे होते हैं और गज़ा की जंग को बंद करने का मुतालबा किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, गज़ा के अंदर इसराइल के मुसलसल हमलों में गज़ा के आम शहरी सिविलियन बड़ी तादाद में मुतासर हो रहे हैं और आज भी पिछले तकरीबन 12 से 15 घंटों में इसराइली हमलों में 50 से ज़ायद गज़ा के शहरी न सिर्फ अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं इसराइली हमलों में, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी हुए हैं और गज़ा में इमदादी सामान की तरसील का जो बंदोबस्त है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जहाँ लोग इमदाद लेने जाते हैं उनको गोलियों का सामना करना पड़ता है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम इसको आसान करने लगे हैं, लेकिन ये सिर्फ दावा है। एक और आखिर में बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा जदून सायर ने कहा है कि हम शाम के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं, लबनान के साथ भी ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शाम के लिए हमारा पैगाम यह है कि जो गोलान की पहाड़ियाँ इसराइल के कब्ज़े में हैं वो इसराइल ही की तस्वर होंगी, उन पर कोई बातचीत नहीं होगी, वो शाम को वापस नहीं मिलेंगी और शाम को ये बात मानना होगी कि गोलान हाइट्स, गोलान की पहाड़ियाँ ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल की हैं। याद रहे गोलान की पहाड़ियाँ 70 की दहाई में इसराइल ने छीनी थी 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद, उसके बाद से लेकर ये पहाड़ियाँ उनके कब्ज़े में हैं। इसके अलावा जो मौजूदा शाम का इलाका है जो जिसका रकबा 1000 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज़ायद है, ये जो मौजूदा शाम का रकबा है ये जो इसराइल ने 8 दिसंबर के बाद कब्जा किया है, ये भी इसराइल छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसमें जबल शेख जैसा एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पहाड़ भी है। तो शाम की हुकूमत जो गुलानी की हुकूमत है, अगर वो इसराइल से ताल्लुकात बनाएगी तो क्या वो अपने इन सारी चीज़ों को कुर्बान कर देगी और इसराइल के सामने सरेंडर कर देगी? इस पर शामी अवाम को बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा है। आखिर में एक और बड़ी खबर है कि ईरान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में 3 इसराइली शहरियों को अरेस्ट किया गया है। उनमें से 2 ऐसे हैं जो मुमकिना तौर पर एक कत्ल का प्लान भी यानी असैसिनेशन का प्लान भी बनाए हुए थे, जिसको इसराइल के बकौल नाकाम बनाया गया है। तो जासूसों की जो वॉर है, जासूसों की जो लड़ाई है, वो इसराइल और ईरान दोनों में देखने को मिल रही है। इसराइल के जासूस ईरान में पकड़े जा रहे हैं और ईरान के जासूस इसराइल में पकड़े जा रहे हैं और इससे बात भी साबित हो रही है कि जंग जो है वो बहरहाल मुस्तकिल रुकी नहीं है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है।